हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूरोपियन संघ के आंसर राइटिंग को लेकर। किस तरीके से यूरोपियन यूनियन को लेकर मुख्य तौर पर 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हालांकि इस टॉपिक को लेकर, यूरोपियन संघ को लेकर ऑलरेडी एक कंसेप्ट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है इसी चैनल पर, आप ज़रूर उसे देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भेज दूँगा। ओके। हालांकि इसी टॉपिक को लेकर जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो तो एमसीक्यू सीरीज में आपके सामने प्री बोर्ड से पहले ही अपलोड हो चुकी होंगी। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए। जी हाँ, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का। सर मैं बच्चों में इसी समय बता देता हूँ, इस साल इस टॉपिक से एक प्रश्न तो बनता है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन से एक क्वेश्चन तो बनता है। इस चैप्टर से अगर हम बात करें, इस चैप्टर से दो इस बार बढ़िया प्रश्न हैं दो टॉपिक से। एक तो आसियान है, यूरोपियन यूनियन। तो इन दोनों की आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करके जानी है। विशेष तरीके से यूरोपियन यूनियन तो बनता ही जी। तो आइए चर्चा करें। यूरोपियन यूनियन एक अधिराष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर चुका है, व्याख्या करिए। ये है आपके सामने पहला प्रश्न। यूरोपियन यूनियन एक अधिराष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर चुका है, व्याख्या करनी है। और जो बच्चे पढ़ते होंगे शायद उन्होंने ये प्रश्न पहली बार ऐसा तो नहीं होगा कि पहली बार देखा होगा, पहले भी देखा होगा। अधिराष्ट्रीय स्वरूप का मतलब शायद उनके लिए बज्जल कर गया होगा। अधिराष्ट्रीय स्वरूप का मतलब है एक राष्ट्र के तौर पर, जी हाँ, जिसका अपना एक राष्ट्रगान होता है, अपना स्थापना दिवस होता है, जिसकी अपनी एक मुद्रा होती है। जी हाँ। क्या यूरोपियन यूनियन भी इसी तरीके का एक संगठन बन चुका है? ऑलरेडी आपको लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, क्या हम लिखें। सर बात तो ये है ना, ये 3-4 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ना यहाँ पर, यही इसका आंसर है। ओह, ये बीच में गड़बड़ हो जाता है जी कभी कभी इसमें। ये लीजिए, ये होता है इस तरीके से 1 2 3 4, ये बात हो रही है जी। ये देखिए, ये तो इसका स्पेशल आंसर है। लेकिन जब हम इसका आंसर लिखेंगे ना बड़े नंबर में, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो बात इतने में ही ख़त्म कर दी, आपने 4 पॉइंट दिखा दिए। लेकिन बड़े नंबर का क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा इस तरीके से दिखाना है जी, यानी कि 6 मार्क्स का। आइए शुरुआत बैकग्राउंड में जाना है, मतलब इस प्रश्न के बैकग्राउंड में आपको दिखाना है। बैकग्राउंड में जाके बताना होगा इसका आंसर। सीधे टॉपिक में मत जाओ ये 4 पॉइंट दिखाकर। तो बैकग्राउंड में क्या है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं उत्तर क्या है। पहले विश्व युद्ध के बाद, लो जी सीधे फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद चले गया। यूरोप के देशों की आर्थिक दशा कमज़ोर हो गई थी। देखो, कुछ बच्चे कहेंगे सर पहला क्यों लिख रहे हो आप, सब में सेकंड चल रहा था, इसमें भी सेकंड चलो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पहले युद्ध से ही बात हो रही है, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में भी यूरोप के देशों ने ही हिस्सा लिया ना। तो बहन तो इसी की बजी होगी। ऑब्वियस बात है, बड़े लड़ाई कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं बाद में उसको पता चलता ना, अरे भाई साहब यहाँ पैर टूट गए, हाथ टूट गए, अरे कान फोड़ दिया, आँख फोड़ दी, बाद में पता चलता है, होश तब आता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो यूरोप के देशों की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई। कैसी स्थिति? आर्थिक स्थिति खराब हो गई। युद्ध के बाद आर्थिक दशा कमज़ोर हो जाती है, ये ध्यान देना। यहाँ तो मनुष्य के तौर पर तो शारीरिक दशा कमज़ोर होती है, तो शारीरिक दशा कमज़ोर होने के बाद आर्थिक दशा कमज़ोर होती है हमारे स्थिति में। लेकिन देशों की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले आर्थिक दशा खराब होती है। 1930 की महामंदी ने यूरोप पर और भी अधिक प्रभाव डाला था। लो जी, इस विश्व युद्ध के बाद फिर अगला दौर आया 1930 की महामंदी, डिप्रेशन का दौर। इसमें और भी जो इकोनॉमी थी वो बदहाल हो गई यूरोप के देशों की। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ गए। ऑलरेडी पहले वर्ल्ड वॉर से इतनी हानि हुई, फिर भी सबक नहीं सीखा इन लोगों ने, इन देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कर डाला। इससे क्या हो गया, इनकी जो मान्यताएं थी वो भी नष्ट हो गई। लैंग्वेज है जी, इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर में। ऑलरेडी कुछ वीडियोस में हालांकि चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ बीए की। इस पर ने चाहा तो शायद आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड होते रहेंगी कॉलेज वाले बच्चों के लिए। तो ये लाइन ना मुझे बीए वालों की बच्चों की याद दिलाती है। जब सेमेस्टर शुरू नहीं हुआ था उससे पहले, सेमेस्टर शुरू होने के बाद थोड़े से बीए पर ध्यान कम दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखो क्या कह रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने, मतलब यूरोप के देशों ने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी मान्यताओं को भी नष्ट होते देखा। मान्यताओं को, जो मान्यताएं थी उनकी, जो सोची समझी बातें थी पहले से, वो सब क्या हो गई, नष्ट हो गई। ऑब्वियस बात है, लड़ाई करोगे तो जिस मकसद से कर रहे हो वो मकसद अगर सफल नहीं होगा तो फिर नष्ट ही हो जाएगा भाई सब कुछ, आपकी सोच। इन देशों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अपनी आर्थिक व्यवस्था को संभालना था। पर समस्या यही थी, क्योंकि नुकसान ही ये हो रहा था कि अपनी इकोनॉमी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंच गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो। तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अपनी आर्थिक व्यवस्था को संभालना था। अमेरिका ने यूरोप के देशों को मार्शल योजना के तहत, तो इनकी आर्थिक व्यवस्था को कौन
सुधारेगा अमेरिका। मैंने इनका कहा दोस्तों तुम लड़ाई हमारे साथ लड़े थे तो नुकसान की भरपाई तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ जो नुकसान अगर आपको रिवाइव करना है, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा, चिंता मत करो दोस्तों। तो अमेरिका ने यूरोप के देशों को मार्शल योजना, जिस योजना के तहत यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता दी गई, मार्शल योजना है, तो इससे उनकी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में अमेरिका ने योगदान दिया। और राजनीतिक सहायता हेतु नाटो सैनिक संगठन की भी उन्होंने स्थापना करी, 1949 में करी थी नाटो की स्थापना अमेरिका द्वारा, ताकि जो उसके मित्र देश हैं वो एकजुट हो जाएं और दुश्मन देश के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। ओके, नाटो अब हमारे सिलेबस में है नहीं तो इस पर चर्चा हम करेंगे भी नहीं अभी। यूरोपीय देश अब यह महसूस करने लगे कि आपसी राजनीतिक संघर्षों के कारण वे अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकते। ओके, उनको लगा कि भाई साहब झगड़े बहुत हो गए, अब ऐसे तो भाई साहब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला नहीं है, आर्थिक विकास होने वाला नहीं है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इन देशों ने सहयोग को आधार माना। अकल आ गई ठिकाने में, अब कह रहे हैं सहयोग करेंगे, पहले लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसी दिशा में 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना इन्होंने की। यूरोपीय संघ ने यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अपने सदस्य राष्ट्रों में वृद्धि के साथ साथ और भी अनेक उद्देश्यों को सामने रखा है। जी हाँ, यूरोपीय देशों ने की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत बनाना है तो उन्होंने सोचा कि अपना जो ग्रुप बना है इसमें हम अपनी मेंबरशिप बढ़ाते रहेंगे। पहले 6 थे, फिर धीरे धीरे ये मेंबरशिप बढ़ के अब तो 27 हो गई है, पहले 28 थी, ब्रिटेन हट चुका है तो अब 27 ही रह गई है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992 में हुई। यहाँ से हमें 1 नंबर का प्रश्न ये मिला, फैक्ट वाला। ओके जी, अब देखिए इस पूरे टॉपिक में यहाँ तक जो हमने पढ़ा, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी, किस तरह से आंसर राइटिंग होगी। देखिए सर, पहले तो आपने बैकग्राउंड की बात करके बैकग्राउंड में चले गए आप। हाँ, बैकग्राउंड में क्या गए आप ये तो बताओ। अरे बैकग्राउंड में हमने ये बताया कि यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों हुई हमने ये बताया। क्यों हुई? क्योंकि आर्थिक दशा उनकी कमज़ोर थी, उसी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए अमेरिका ने उनको सहयोग किया। अमेरिका ने सहयोग किया, किस तरीके से सहयोग किया? 2 तरीके से सहयोग किया, एक तो राजनीतिक सहयोग किया, दूसरा आर्थिक सहयोग किया। लेकिन बात इससे भी नहीं बनी। बात क्यों नहीं बनी इससे? क्योंकि भाई साहब अगर विकास करना है तो खुद ही आगे आना पड़ेगा ना, दूसरों की मदद कब तक लेते रहोगे। तो इन्हीं यूरोप के देशों ने आपस में अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था यूरोपीय संघ, ताकि देशों के बीच में सहयोग करके ये विकास कर सके। तो ये बैकग्राउंड हो गया, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़े अब। ये है पहला पॉइंट, सभी सदस्य देशों में साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति को अपनाना। ये बहुत अच्छी बात है जी। ये देखो, एक अधिराष्ट्रीय स्वरूप इसने लिया है। ये कह रहे हैं कि जितने भी देश हैं हमारे यूरोपीय संघ के अंतर्गत, सबकी फॉरेन पॉलिसी एक होगी, विदेश नीति सबकी एक होगी, सुरक्षा नीति डिफेंस पॉलिसी भी सबकी एक जैसी होगी, सिक्योरिटी पॉलिसी भी। अब इसका ना बहुत बड़ा भावार्थ है। विदेश नीति सेम होने का मतलब ये है, यदि इटली ने कह दिया कि इंडिया का हम सपोर्ट करेंगे, किस केस में? G20 के केस में, तो हो सकता है कि यूरोपीय संघ के बाकी सदस्य भी G20 में जो डिक्लेरेशन, हम करंट की एग्जांपल ले लेते हैं ना, अभी G20 का हाल ही में क्या हुआ था, दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ था, घोषणा पत्र पास हुआ था, तो उसमें इटली ने सहयोग किया मान लीजिए। तो यूरोपीय संघ भी अपनी तरफ से बोल देगा जी हाँ, हमारी तरफ से भी क्या है, हाँ है। आपको पता होगा ना कि यूरोपीय संघ में, सॉरी G20 में यूरोपीय संघ भी है, यूरोपीय संघ को भी शामिल किया जाता है। तो ऑब्वियस बात है, इस तरीके से साझी विदेश नीति का मतलब होता है कि जैसे हम रिलेशन बना रहे हैं दूसरे देशों के साथ, ऐसे तुम भी बनाओ। ऐसे यहाँ पर यूरोपीय संघ के देशों के बारे में बातचीत हो रही है। सुरक्षा नीति को अपनाना, एक जैसी डिफेंस पॉलिसी को अपनाना, मतलब अगर इटली समझ रहा है कि भाई साहब हमारे लिए खतरा कौन है, चाइना है, तो बाकी सदस्यों को भी ये महसूस होना चाहिए कि चाइना उनके लिए खतरा है। ऐसा नहीं कि वो कहें कि इंडिया हमारे लिए खतरा है, जी नहीं, या रसिया हमारे लिए ज़्यादा खतरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है यूरोपीय संघ के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करना। ठीक है जी, पहले पैसा चाहिए, एक सेंट्रल बैंक बनाओ और सभी सदस्य देशों में एक सामान्य मुद्रा का प्रचलन करवा दो, एक सेम करेंसी अपना लो। आपको पता होगी इस करेंसी का नाम क्या है, यूरो है। क्या है? यूरो। एक समान झंडा, उन्होंने कहा झंडा बना दो जी भाई, अपना ग्रुप बना रहे हो तो झंडा भी होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। एक राष्ट्रगान बना दो ताकि एक फीलिंग आ जाए कि यूरोपीय संघ एक राष्ट्र के रूप में है, मिलकर एकता बनी रहेगी। यदि एकता बनी रहेगी तो लड़ेंगे नहीं। लो जी, इन्होंने झंडा अगर क्या बनाया ना, ये झंडा राष्ट्रगान के पीछे आपको फीलिंग नज़र आ रही? फीलिंग क्या है? झगड़ा। जब ज़्यादा झगड़ा होता है ना, फिर एकजुटता की भावना आती है, और उस एकजुटता की भावना को बनाए रखने के ये सब कुछ किया जाता है। एक अपना झंडा बना दो, राष्ट्रगान बना दो। होता ना, पहले घर में झगड़ा हो रहा है तो लास्ट में सब लोग भाई पूजा पाठ करने के लिए बैठ गए एक साथ,
ताकि झगड़ा जो है वो नॉर्मल हो जाए भाई, सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, जो करवाहट है वो नॉर्मल हो जाए और भी सुधर जाए रिश्ते। समान करेंसी को अपनाने की बात हो रही है। फोर्थ, संघ के देशों में नागरिकता को अपनाने के साथ साथ एक समान श्रमिक कानून लागू करना, ये तो बहुत ज़रूरी है जी। लेबर लॉ काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा, रोज़गार के अवसर मिलेंगे और एक जैसी फीलिंग नज़र आएगी, भाई साहब कहीं भी रोज़गार कर लो यूरोपीय संघ के अंतर्गत, ये अच्छी बात है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके आंसर में। और लास्ट में आपने बता दिया कि शुरू में इसके संगठन में 6 सदस्य थे। जिन बच्चों को पता है प्लीज़ कमेंट में करिए ये 6 मेंबर कौन हैं। इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी है कि ये 6 सदस्य कौन है। ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर दूंगा। वर्तमान में इसके सदस्य संख्या कितनी है? 27 हो गई जी, एक कम हो गया ब्रिटेन। यूरोपियन यूनियन के पास परमाणु हथियारों के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यहाँ विश्व की सबसे बड़ी तो नहीं बोलेंगे, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यहाँ पे एक वर्ड हट गया, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है यूरोपियन अपने। ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम अपनी बुक के अनुसार बता रहे हैं। 2016 जो बुक हमारी जो नई बुक आई है ना, उसमें 2016 का फैक्ट दे रखा है कि 2016 में, अभी बताएंगे हम, कि यूरोपियन यूनियन विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो उस टॉपिक को लेकर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन अपने कई प्रधान अंगों और संस्थाओं के माध्यम से भी काम करती है। बहुत सारे इसके अपने अंग हैं, संस्थाएं हैं, जैसे कि यूरोपियन संसद वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से हमने इसकी आंसर राइटिंग लिखने की कोशिश करी। इसमें हमने बताने की ये कोशिश करी कि किस तरीके से एक अधिराष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर चुका है कौन? यूरोपीय संघ। तो ये बना जी आपका आंसर, ठीक है बच्चों। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। कोई डाउट हो तो पूछते रहेगा, मैं फिर से डाउट को पूरा आपके जो क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, भले ही उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनानी पड़े। ऐसे किन्हीं 3 प्रमुख कारकों का मूल्यांकन कीजिए जो यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर एक राजनीतिक रूप देने के लिए उत्तरदायी है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया जी। हमें कोई 3 कारक बताने हैं, जरूर नहीं कि हम 3 कारकों को किस तरीके से लिखें, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ताकि हमें इजीली याद हो जाए। उन 3 कारकों के बारे में बताना है जो यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक रूप देने के लिए उत्तरदायी है। अब जो मेन जो आपके लिए मैं क्रक्स बताने वाला हूँ यूरोपीय संघ को लेकर, वो ये कि यूरोपीय संघ एक राजनीतिक संगठन भी है और यूरोपीय संघ एक आर्थिक संगठन भी है। लेकिन पहले यूरोपीय संघ एक आर्थिक संगठन था, अब ये राजनीतिक संगठन में तब्दील हो चुका है। बस कहानी इसी की है। यहीं से एक प्रश्न बनता है जिसको एनसीईआरटी सीबीएसई बड़ा पसंद करती है। इसी प्रश्न को, ये वाले प्रश्न को, पहले आर्थिक वाला था अब ये राजनीतिक हो चुका है। बस इसी ट्रांजिशन पीरियड को समझाया गया कि किस तरीके से राजनीतिक है, इसी को लेकर हमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो पहला प्रश्न तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो जो अधिराष्ट्रीय स्वरूप पूछा था ना, वो भी राजनीतिक रूप ही पूछ रहा था उसमें, और यहाँ भी यही पूछ रहा है, कारक बताने बस आपको, वही प्रश्न घुमा फिरा के आ गए। देखिए, यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक रूप देने के लिए कारक जो है, पहला ये है, यूरोपीय संघ का अपना झंडा है जी, अपना स्थापना दिवस है, अपनी एक करेंसी है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का अपनी एक साझी सुरक्षा नीति है और अपनी एक विदेश नीति है। वर्तमान में यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बार बार यहाँ पर बोल रहा हूँ, यहाँ पर दूसरी आएगी, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बुक के अनुसार बढ़ेंगे, ध्यान देना, बुक के अनुसार। यहाँ वर्तमान के बजाय आप 2016 में लिख देना, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत आ रही तो। जिसके कारण यूरोपीय संघ का अपना क्या है, राजनीतिक प्रभाव भी है। 1949 में स्थापित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग की दिशा में एक कदम बढ़ाना था। जी हाँ, यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। यहीं से यहाँ पर राजनीतिक सहयोग की दिशा आगे बढ़ी थी। हालांकि 1957 में इन्होंने इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई थी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और फिर यहाँ से राजनीतिक चर्चा और शुरू हो गई, क्योंकि पहले इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे बनाओ, अगर इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे बन गए तो यहाँ से फिर तुम पॉलिटिकल रिलेशन बनाने की शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ से एक रास्ता खुला राजनीतिक चर्चा का, और जिससे फिर यूरोपियन संसद का क्या हुआ, आगे गठन हुआ। यूरोपीय संघ का एक सदस्य है जिसका नाम है फ्रांस, और ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इसके कई और सदस्य देश भी हैं जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल हैं, अस्थायी सदस्य। इसलिए यूरोपियन अमेरिका सहित सभी मुल्कों की नीतियों को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे कि इसने ईरान के मसले पर क्या रखा है, अमेरिकी नीतियों को, ठीक है। ये बातें यहाँ पर हो गई, कुछ खास तो है नहीं जी, कुछ खास नहीं, वही घुमा फिरा के आ गया। फिर अगला है, सैन्य शक्ति के रूप में यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी बड़ी सेना है। जी हाँ, है, हमें पता है।
कि सब में ये नंबर 2 पर है। पहले तो मेन चीज़ आपको ये समझना होगा, यूरोपीय संघ सब में क्या है, यूरोपियन संघ सब में जितनी की हम चर्चा करें सब में क्या है, नंबर 2 पर है। चाहे वो सेना हो, अभी हम देखेंगे अंतरिक्ष विज्ञान में देखें, वहाँ भी ये नंबर 2 पर है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। ये ध्यान देना, ये वाली लाइन आप वहाँ भी लिख सकते हो। कहाँ लिख सकते हो, वो जो अधिराष्ट्रीय स्वरूप वाला क्वेश्चन था ना इससे पहले वाला, तो ये लाइन आप वहाँ भी लिख सकते हो कि यूरोपीय संघ दखल देने में सक्षम है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक मामलों में भी। कहाँ दखल कर सकता है, अपने सदस्य देशों के बीच में। यही लाइन मैंने यहाँ पर लिखी नहीं थी, आप लोग इस पर ध्यान देना। इस वाले पॉइंट को आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी लिख देना। सर लिखोगे कहाँ पर, कहाँ पर लिखोगे, अरे बच्चों यहाँ पर लिख दो। ये जो फोर्थ लिखा है ना, इसी में ही लिख देना फिफ्थ पॉइंट में। किस में लिख देना, फिफ्थ। ये जो फोर्थ पॉइंट है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है, इसके रिप्लेस करके आप कौन सा पॉइंट लिख सकते हो, ये सेवन्थ वाला पॉइंट, इसी को यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, अगर आपको फोर्थ पॉइंट लग रहा है कुछ अलग तो इसी को लिखोगे। यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में क्या है, सक्षम है। क्या आपको बात समझ में आई बच्चों? दखल कर सकता है भी, अपने सदस्य देशों में सही दखल कर सकता है, आर्थिक मामले में भी दखल कर सकता है, और किस मामले में, राजनीतिक मामले में भी और सामाजिक मामले में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन, आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये आइकन आपको दिखाई दे रहा है, प्रतीक, जी हाँ, और ये आपको बताना चाह रहा है कि नवल एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि मनोबल बढ़े और भी ज़्यादा जोश उत्साह के साथ आपके साथ वीडियो उपलब्ध कर सके। अब है उस प्रश्न की चर्चा हो रही है जो कई बार पूछा जा चुका है, यूरोपियन संघ को आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक क्षेत्र में अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन क्यों समझा जाता है, क्यों समझा जाता है? यूरोपीय संघ के अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों का आपको सामने विश्लेषण करना है। आपको यूरोपीय संघ को क्या चीज़ एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है, ये 3 अलग अलग तरह के प्रश्न हैं, लेकिन आंसर सभी का एक ही बनेगा। बच्चों ध्यान देना, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान से सुनना है इसको। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कहाँ कहाँ इसको प्रभावी क्षेत्रीय संगठन के तौर पर हम देख सकते हैं यूरोपीय संघ। पहले तो ये आपको ये समझना होगा, यूरोपीय संघ कोई ऐसा चुन्नू मुन्नू वाला संगठन नहीं है, मतलब यह कि कमज़ोर संगठन नहीं, एक ताकतवर संगठन है, एक मजबूत संगठन है। लेकिन उससे पहले एक और वर्ड यहाँ पर छिपा हुआ है, वो है क्षेत्रीय संगठन। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। जो यूरोपीय संघ है ना, उसमें जो मेंबर हैं वो यूरोप के देश हैं, ऐसा नहीं कि एशिया के देश है इसमें, इसलिए इसको क्षेत्रीय संगठन कहा जा रहा है। प्रभावी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत इफ़ेक्टिव है, अच्छी तरीके से इसने काम किया है जब से इसकी स्थापना हुई है, तो इसलिए यहाँ पर प्रभावी आया है। आइए इस शब्द को गहराई से समझते हैं आंसर में। आर्थिक विकास की बात हो रही है। सन 2016 में यूरोपीय संघ संसार की दूसरी बड़ी इकोनॉमी थी। नई बुक में नया फैक्ट दे रखा है, ये ध्यान देना बच्चों, इसी के अनुसार आंसर भी लिख के आना। इसका जीडीपी जो था वो 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, ट्रिलियन, 17 ट्रिलियन, जो अमेरिका के ही क्या है, लगभग है। ये लैंग्वेज ना बड़ी खतरनाक है बच्चों, ऐसी ही लाइन लिख के लाना। कई बार बच्चे क्या लिखेंगे इसमें, जो अमेरिका से ज़्यादा था, ऐसे नहीं, अमेरिका के ही लगभग है 17,000 अरब डॉलर, ओके, से बराबर था नहीं, 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था। क्या था, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे पढ़ते हैं। जीडीपी क्या होता है, किसी, मैं शॉर्ट में बोलूँ, मैं सिद्ध परिभाषा में बताना चाहता हूँ। एक पर्टिकुलर देश है, उस देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है, अगर हम उनका टोटल मूल्य निकालें तो उसको हम कहते हैं जीडीपी। जीडीपी किसी एक वर्ष की बात होती है, पर्टिकुलर ईयर की बात होती है, तो इसीलिए लिखा है ना 2016 में, हर साल की जीडीपी निकाली जाती है। तो 2016 में जीडीपी कितनी थी, 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा थी। विश्व व्यापार में इसकी जिम्मेदारी जो है, इसकी हिस्सेदारी, सॉरी यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं आएगा, हिस्सेदारी अमेरिका से भी क्या है, 3 गुनी ज़्यादा है। बहुत बड़ी बात है, इसका जो शेयर है ना पूरे वर्ल्ड के ट्रेड में, बहुत बड़ी बात है, 3 गुनी से भी ज़्यादा है। इसीलिए तो इसकी जो इकॉनमी है उसका आकार भी बड़ा है ना, नंबर 2 पर आ चुकी है। जैसे इंडिया नंबर 5 में है, नंबर 3 में पहुँच जाएगा तो इंडिया की जो हिस्सेदारी है वो भी तो बढ़ेगी ना पूरी विश्व के व्यापार में। इसकी मुद्रा यूरो जो है वो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन सकती है, उसके जो डोमिनेंस है, प्रभुत्व है। जैसे अगर हम कहें कि अब अपना जो रुपया जो है, एक दिन ऐसा होगा कि अपने
रुपये में ही बहुत सारे देश व्यापार करेंगे तो ऑब्वियस बात है अमेरिका के डॉलर के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा ना। यही बात यूरो के लिए हो रही है। अपनी आर्थिक शक्ति के प्रभाव के कारण ही यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरे प्रभाव के साथ बातचीत करता है। प्रभाव का मतलब है धौंस के साथ बात करता है। भाई जिसके पास पैसा है वो तो करेगा ही धौंस के साथ बात। सेकंड है राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति। यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति भी बहुत प्रभावशाली है। वह अमेरिका सहित दुनिया के सभी देशों की नीतियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जी हाँ, पॉलिसी को चेंज करने की क्षमता रखता है। हाल फिलहाल में इंडिया भी ऐसी ही क्षमता रख रहा है। न्यूज़ में आप बहुत सुन रहे होंगे, न्यूज़पेपर में आप बहुत पढ़ रहे होंगे कि इंडिया ने किस तरीके से नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखी है। तमाम सारी बातें हैं इसको लेकर, लेकिन हम यूरोपीय संघ की बात ही करेंगे। यूरोपीय संघ के अंदर ये क्षमता है, ये क्षमता हर एक देश के अंदर आ सकती है जिसके पास इकोनॉमिक पावर है। इकोनॉमिक पावर है तो ऑब्वियस बात है फिर सैनिक पावर आ ही जाएगी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकी नीति के प्रति उसके द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण या रवैया इसका प्रमाण है। ये जो नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता है ना, उसका एग्जाम्पल दे रखा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका एक अलग पॉलिसी अपनाता था, लेकिन यूरोपीय संघ ने इसको लेकर अमेरिका से एकदम अपोजिट व्यू रखा है। बहुत बड़ी बात है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश के खिलाफ इस तरीके से अपनी नीति को चलाना एक बहुत बड़ा ये हम कहेंगे बहुत बड़ा कदम था उस समय। जैसे कि अभी अपना इंडिया जो है, यूक्रेन के केस में हमने कभी भी रूस के एकदम 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 बिल्कुल ये नहीं कहा कि रूस ने गलत किया, बहुत गलत किया, रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, यूक्रेन पर अटैक नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्दों का हमने इस्तेमाल नहीं किया। हमने अमेरिका की नीतियों को प्रभावित किया है। अमेरिका के दबाव में आकर हमने रूस के खिलाफ कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, एकदम कटाक्ष नहीं कर रखा है। हाँ, थोड़ा सा कूटनीतिक तरीके से हमने बातचीत करी है। तो ये यूरोपीय संघ की खासियत है। मैं बात कर रहा हूँ फिर से, जिसके पास इकोनॉमिक पावर है उसके पास ये ताकत अपने आप आ जाएगी। इसी तरह चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन के केस में, पर्यावरण को नष्ट करने के मामलों में आपसी बातचीत के अंदर कूटनीतिक चतुराई और आर्थिक निवेश के विषय के आधार पर उसको प्रभावित करने में यूरोपीय संघ को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि चीन के केस में, चीन में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। आप दिन प्रतिदिन तो नहीं सुनते होंगे, नहीं कभी कभी न्यूज़ों में आ जाता है कि वहाँ पर जो उइगर मुसलमान हैं उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन चीन द्वारा किया जाता है। अपने नागरिकों के खिलाफ भी किया जाता है, उसने नागरिकों के खिलाफ भी काफ़ी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। पर्यावरण को नष्ट करने का मामला भी वहाँ पर देखने को मिला है। जी हाँ, विकास करोगे तो पर्यावरण को तो नष्ट होंगे ही होंगे। इन सब चीज़ों को लेकर यूरोपीय संघ बातचीत का रास्ता अपनाता है, कूटनीतिक चतुराई का इस्तेमाल करता है, आर्थिक निवेश का रास्ता अपनाता है। ये चीज़ों में उसको सफलता भी मिली है। किसको? यूरोपीय संघ को। आप लोगों को पता होगा कि निवेश एक बहुत बड़ा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए तो ऐसा नहीं कि हमेशा होता, लेकिन हाँ वो आपके प्रति कृतज्ञवान होगा तो आपके इन्फ्लुएंस में वो रहेगा, आपकी बड़ाई करेगा, हाँ जी ये तो बहुत अच्छे हैं। थोड़ा बहुत इस तरीके से हो सकता है। हालांकि आजकल ऐसा होता नहीं कई केसों में, लेकिन कोशिश तो यही की जाती है और होता जनरली ऐसा है। अगर सामान्य इंसान है तो करेगा। ऐसे देशों के मामले में तो होता ही है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो थोड़ा बहुत तो भाई वो देश आपके प्रति झुका तो रहेगा ही ना। अगर देखो आज चाइना ने जगह जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इसलिए चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है। अब इंडिया भी कर रहा है तो इंडिया का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। सीधी सी बात है। यहाँ पर कूटनीतिक चतुराई का मतलब समझिए एक बड़े से एग्जाम्पल के द्वारा। अभी G20 से हम रिलेटेड समझते हैं। पहले दिन ही भारत ने दिल्ली घोषणा पत्र जारी करा, पास भी हो गया दिल्ली घोषणा पत्र। ये सब लोग सरप्राइज हो गए थे, सभी देश सरप्राइज हो गए थे कि किस तरीके से इतना मुश्किल जो काम था वो आसान हो गया। ये सब कूटनीतिक चतुराई की वजह से हुआ। तारीफ हुई भारत की कूटनीतिक चतुराई की। कूटनीतिक चतुराई का मतलब यही हो गया, जो बैकडोर हमारी जो बातचीतें होती हैं जो आप सामने नहीं आती कभी भी हमारी न्यूज़ में, वो कूटनीतिक चतुराई हम मान सकते हैं। फिलहाल बच्चों ऐसे समझो, बाकी जब आप IFS बन जाओगे ना, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो खुद ही आप कूटनीतिक वाले में माहिर हो जाओगे और तब मेरे को भी समझा देना, मेरे को भी रियलिटी में बता देना कि सर हम किस तरीके से कूटनीतिक रास्ता अपनाते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें बताने लायक नहीं होती हैं किसी को भी।
अगला है सामरिक या सैन्य शक्ति। सैनिक दृष्टि से भी यूरोपीय संघ की स्थिति बहुत मजबूत है जी। उसके पास दुनिया का दूसरा बड़ा सैनिक बल है। उसका रक्षा बजट भी अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है। ये तो आपको पता ही होगा, सब में दूसरे नंबर पर है ना। सेना भी बड़ी है, सेना भी दूसरे नंबर पर है, पैसा भी सेना पर दूसरे नंबर पर ही खर्च करता है। अमेरिका नंबर 1 पर है। फ्रांस के पास 335 परमाणु हथियार हैं, ब्रिटेन नहीं है। पुरानी बुक में ब्रिटेन भी लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 550 परमाणु हथियार है दोनों के पास। जी नहीं, अब हम केवल फ्रांस की बात करेंगे। फ्रांस के पास लगभग 335 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आज यूरोपीय संघ का कैसा स्थान है? दूसरा स्थान है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और अंतरिक्ष स्पेस के क्षेत्र में। इस तरीके से आप इन 3 हेडिंगों के अंतर्गत इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे और ये सभी आपको 2-2 नंबर दिलाएंगे और 6 नंबर आपके बन जाएंगे। सर सीधे ही आंसर लिख देंगे? नहीं, शुरुआत में हम लिख सकते हो यूरोपीय संघ के बारे में थोड़ा सा। यूरोपीय संघ की स्थापना जो है 1992 में हुई, बता सकते हो। यूरोपीय संघ का अपना एजेंडा, अपना राष्ट्रगान, अपना एक मुद्रा है, इस तरीके से बता सकते हो। थोड़े से 1-2 लाइन में, 2-3 लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसके बाद सीधे टॉपिक में आ जाओ। ठीक है बच्चों, तो ये 3 प्रश्न यहाँ पर हमने सॉल्व करे। आशा है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस प्यारे से चैनल नवल एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। गुड। तो इस तरीके से बच्चों, रात्रि का समय है तो गुड नाइट बोलना ज़्यादा सही रहेगा और जय हिंद तो बनता ही है।